हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ये कक्षा 10वीं का 30 डे का सीरीज चल रहा है, जिसका डे आज 17 है, यानी कि 30 दिन में आज 17वां दिन है। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाए, बहुत ही फायदेमंद ये सीरीज चल रहा है। तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी या बचपन में जब आप सोते होंगे रात को, या कभी भी आप मिलाए होंगे क्या, कि जैसे कि मान लो ये एक तारा है, आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, उसी में से किसी एक तारे पे हमने नजर किया। ज्यादातर जब हम लोग पहले क्या होता था कि जब लोग छत पे, बच्चे सब छत पे सोते थे, तो वो आसमान में देखते थे, और आसमान में जब देखते थे तो उन्हें बहुत सारे तारे दिखाई देते थे, जिस वजह से किसी एक तारे पे अगर हम लोग फोकस करते थे, उस पर ध्यान देते थे, तो कैसा लगता था, कभी उसमें ज्यादा रोशनी हो जा रहा है, कभी कम रोशनी हो जा रहा है, कभी वो तारा चलने लग रहा है। तो यहाँ पे चलने की क्वेश्चन नहीं किया गया है, यहाँ पूछा गया कि आपको बताना है कि बताओ हम लोग जो तारा को देखते हैं वो टिमटिमाता हुआ नजर आता है। टिमटिमाने का मतलब कभी उसमें रोशनी ज्यादा हो जाता है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, तो वो क्यों होता है वो बताना है। तो वो बताने से पहले हम लोग को समझना है प्रकीर्णन। क्या समझना है बाबू? प्रकीर्णन। ये प्रकीर्णन क्या होता है कि हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है सूर्य, इस और पृथ्वी से थोड़ा सा नीचे में पाया जाता है वायुमंडल। ध्यान से समझते चलिएगा, जब ये आप समझ लीजिएगा ना प्रकीर्णन, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आसानी से आप बना दोगे। ठीक है, तो जैसे ये है हम लोग का पृथ्वी, तो पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाता है वायुमंडल, और वायुमंडल जहां भी रहता है वहां पे छोटे छोटे धूल कण क्या होते हैं, उड़ते रहते हैं, यानी गमन करते रहता है, तैरते रहता है। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो कभी ना कभी आप देखोगे कि किसी छिद्र के माध्यम से अगर कोई सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और उसमें आप अगर ध्यान से देखते हो ना, जैसे कि मान लो बच्चा, ये कोई छिद्र है, ठीक है, यहाँ से आ रही है रोशनी, तो ये जब रोशनी आती है तो इसमें हम लोग ध्यान से देखते हैं तो छोटा 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 धूल कण टाइप का मिहिन मिहिन उड़ता रहता है, जिसे हम लोग पहले बचपन में सोचते थे पता नहीं ये क्या है, इसमें जब भी सूर्य की रोशनी आती है तो धूलकण जैसा उड़ते रहता है। तो वही जो धूल कण होता है, इसी धूल कण के कारण क्या होता है, प्रकाश की रोशनी ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि अगर वायु, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण पाए जाते हैं, और जब सूर्य की रोशनी इस धूल कण से टकराता है, मान लो ये एक कण है कोई, ठीक है, वायुमंडल में जब प्रकाश की किरण यहाँ से आता है तो ये फैल जाती है, यानी कि इसका रोशनी फैलने लगता है, और जब रोशनी फैलता है तो ज्यादा हम लोग को वो चीज प्रकाशमान दिखाई देता है या चमकीला दिखने लगता है। ठीक है, वैसे ही होता है तारा में भी। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि तारा का अपना कोई रोशनी नहीं होता। हम लोग देखते हैं ना कि तारा चमचमाता है, टिमटिमाता है, या उसमें लाइट होती है, हम लोग क्या समझते हैं कि जैसे कि ये तारा है तो इसमें से रोशनी आती होगी, तभी तो कभी ये कम चमकता है, कभी ज्यादा चमकता है। तो आप याद रखिएगा आज के बाद कि तारा का कोई अपना रोशनी नहीं होता, ये भी सूर्य की रोशनी से चमकती है। किसकी रोशनी से? सूर्य की रोशनी से। आप बोलोगे दीदी ये तो कोई कहीं और आप ले गए। तो अगर आपको ये जानना है कि तारा कैसे चमकता है सूर्य की रोशनी से, तो इसके लिए आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसका भी हम 30 डे का सीरीज ले आएंगे। तो वो भी देखो, यहाँ तक समझ में आया कि तारा का कोई अपना रोशनी नहीं होता, सूर्य की प्रकाश की किरणों के कारण ये चमकता है। अब क्यों कभी ये कम चमकता है, कभी ज्यादा चमकता है, ये वो देखते हैं। ये कुछ बेसिक नॉलेज थी जो आपको याद होने चाहिए। देखो यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब क्या हुआ, वायुमंडल में मैंने अभी बताया बहुत सारे धूलकण होते हैं, और जब सूर्य की प्रकाश इससे टकरा कर जब वापस मुड़ती है या गमन करती है, उसे बोलते हैं अपवर्तन। यानी कि धूलकण में टकराने के कारण क्या होता है, तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, जिसके कारण तारे कभी धुंधले दिखाई देते हैं तो कभी चमकीले। कहने का मतलब है कि जैसे ये तारा है, तारा कभी अगल बगल में धूलकण है, इससे ऊपर है क्या, सूर्य। जब सूर्य की रोशनी कभी इस कण पे पड़ता है तो इस कण से डायरेक्ट इस तारे पे रोशनी पड़ गया, जिससे तारा बहुत चमकीला दिखने लगता है। कभी कभी क्या होता है, सूर्य की रोशनी इस कण पे ना आके थोड़ा साइड से निकलता है तो कम रोशनी तारे पे मतलब जाता है, जिसके कारण कभी तारा क्या होता है, धुंधला दिखने लगता है। तो वही हम लोग को क्या लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। कैसे? कि कभी उस पर अगर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ा कण के माध्यम से अपवर्तन के कारण, तो वो बहुत ज्यादा
लाइट चमकीला दिखेगा, लेकिन कभी कभी वो कण उसके साइड से निकल जाता है तो वो तारा हमको धुंधला टाइप का, मतलब हल्का सा उसमें रोशनी पड़ता है इसलिए धुंधला दिखता है। इसी के कारण हम लोग को क्या लगता है कि तारा क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है, बल्कि वो टिमटिमाता नहीं। ठीक है, तो वही है, धुंधले दिखाई देते हैं तो कभी चमकीले दिखाई देते हैं। इसी तरह बार बार तारों का धुंधला होना या चमकीला दिखाई देना, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या कि तारा क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है। क्लियर होकर तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, इतना नहीं याद रखना है तो अब बस इतना याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और हो सके तो इस बार भी इसका चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते। इसमें मेन जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट यही इतना है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, उसके बाद जो कण है ये सब तो जोड़ के आप लिख ही सकते हो, इतने तो आप हो इंटेलिजेंट। तो पहला क्वेश्चन होकर तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्यूट सा है और प्यारा सा है, जो हमारे जीवन में, हमारे घर में भी इसका काम होता है। तो आप घर के भी व्यू से देख लो और एग्जाम में तो पूछा ही जाता है सूत्र। तो धोबिया सोडा का अनुसूत्र लिखे, यानी कि धोबिया सोडा का क्या सूत्र होता है वो लिखना है। उसके बाद इसके उपयोग लिखे। तो आप बोलोगे दीदी ये तो हमको याद ही नहीं होता। तो सब्जेक्टिव में अगर लिखना है बाबू तो याद करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि धोबिया सोडा का सूत्र लिखे, तो आपको तो याद रहेगा नहीं। तो इसका है, आप कोई भी बहुत सारा कपड़ा रहता है तो कितने पानी से धोते हो, तो आप याद रखिएगा 10 बाल्टी पानी से धोते हैं। कितने बाल्टी से, 10 बाल्टी। कितने बाल्टी से कपड़ा धोते हो, तो 10 बाल्टी पानी से। ठीक है, धो से, धोना से हो गया धोबिया, और 10 बाल्टी मैंने क्यों बोला अभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर धोबिया सोडा का अनुसूत्र देखोगे ना तो होता है 10। तो 10 से हो गया 10 बाल्टी या 10 बाल्टी पानी। H2O का सूत्र आप लोग को पता है ना, किसका होता है, जल का, जिसे हम लोग पानी भी बोलते हैं। क्लियर, तो जिसमें भी आपको, और ये एक लॉजिकल बात है कि सिर्फ धोबिया सोडा में ही 10H2O होता है। तो आप याद रख सकते हो इसको कि अगर आपको नहीं याद करना है और ऑब्जेक्टिव में पूछे कि धोबिया सोडा का अनुसूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो जहां भी आपको 10 यानी कि 10H2O देखने को मिले आप आंख बंद करके टिक कर देना। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में ये पूछता है 2 नंबर में, तो आपको पूरा लिख कर आना है कि धोबिया सोडा का सूत्र Na2CO3 इंटू, ये मत छोड़ना, ये इंटू का मतलब होता है गुना, ठीक है, इंटू 10H2O होता है। देखो 10H2O तो आपको ऐसे ही अभी मैंने याद कर लिया, बस अब छोटू सा क्यूट सा प्यारा सा आप याद कर लेना कि Na2CO3। क्लियर, उसके बाद यहाँ पे कहा है इसके 2 उपयोग बताना है। तो देखो सोडा 2 तरीके के अभी तक हम लोग जानते हैं, एक खाने का सोडा जिसका खाने में उपयोग होता है रोटी फुलाने के लिए, पाव रोटी फुलाने के लिए, जो क्वेश्चन हमने कराया भी है, और एक सोडा होता है धोने वाला सोडा, जिससे कपड़ा, जो धोबी लोग होता है ना, जो बहुत सारा रंग लगा रहता है, वो भी इस धोबिया सोडा जो होता है इसी का उपयोग करके रंग हटाते हैं। उसके बाद कल पे बहुत सारे काई आप लोग समझते हो, जिसके लगने से एक परत लग जाती है, जिसके कारण हम लोग का पैर क्या होता है, स्लिप होता है, हम लोग ढाई से गिर जाते हैं। तो उसको भी हम लोग साफ करने के लिए, घर के साफ सफाई, गंदगी को हटाने के लिए, क्लीन करने के लिए भी धोबिया सोडा का उपयोग करते हैं। तो वही यहाँ पे है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, यानी कि जल जो कल होता है, जो हैंडपंप होता है, उसके अगल बगल में देखिएगा बहुत सारे कालेपन, दाग धब्बे पीले हो जाते हैं पानी के कारण, तो उसको भी साफ करने के लिए हम लोग धोबिया सोडा का उपयोग करते हैं। और दूसरा घर की जो साफ सफाई के लिए, यानी कहीं कोना में, कहीं पे भी दीवार पे कोई दाग धब्बा लग जाए या कपड़ा में लग जाए, तो उसके लिए भी हम लोग धोबिया सोडा का उपयोग करते हैं। तो होप करती हूँ ये दोनों क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिए। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब हम लोग आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि मैं पहले ही आपको बोल चुकी हूँ कि ज्यादा लोड आपको नहीं दूंगी, बस आप 30 दिन तक जुड़े रहिए मेरे से, थोड़ा थोड़ा ही, 10 मिनट का ही, 15 मिनट का ही सही, आपका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम क्लियर करवा देंगे। तो अब देखते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था क्या, प्रकीर्णन बताया था, और मैंने ये भी बोला था कि अगर आप प्रकीर्णन को अच्छा से समझ लेते हैं तो आपके 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने की संभावना है, बस इस प्रकीर्णन को समझने से कंप्लीट हो जाएगा। तो टिंडल प्रभाव भी प्रकीर्णन से ही संबंधित है। क्या, वो देखो, जैसे कि मान लो ये एक खिड़की है, जैसा भी है मान लो, मानने में क्या जाता है, बोलोगे दीदी खिड़की कम कुछ और ज्यादा दिख रहा है, कोई बात नहीं, समझ लो। जैसे कि मान लो ये खिड़की है तो इधर सूर्य है, हाँ, और सूर्य से रोशनी इस खिड़की के माध्यम से हमारे घर में आ रही है।
तो घर में जब आती है सूर्य की रोशनी, बहुत सारे आते हैं, तो इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे कण दिखाई देते हैं, है ना। तो ये जो कण होता है, कण को बोलते हैं कोलाइड। याद रखिएगा, कण को क्या बोलते हैं? कोलाइड बोलते हैं। और जब इस कोलाइड में सूर्य की प्रकाश जब प्रवेश करके थोड़ा चमकीला बन जाता है, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में यही बनता है कि सूर्य की प्रकाश से आने वाली किरणों में जो छोटे-छोटे कण होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, कोलाइड के नाम से। क्लियर? आइए अब समझते हैं टिंडल प्रभाव को लिखित भाषा में। जब कोलाइडी कण, अभी मैंने समझाया कोलाइडी कण क्या हुआ, जो सूर्य की रोशनी में कोई छोटे-छोटे जो कण दिख रहे हैं उसे बोलते हैं कोलाइडी कण। प्रकाश की प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब बताई थी, इसमें है, यहाँ से प्रकाश आया, इसमें टकराने के बाद फैल गया, उसे बोलते हैं प्रकीर्णन को दर्शाता है। तो इसी घटना को बोल देते हैं टिंडल का प्रभाव। मतलब किसी कण में प्रकाश का किरण टकराया और फैल गया, इसी को बोलेंगे क्या? टिंडल प्रभाव। लेकिन कैसे कण से टकराता है? तो कोलाइडी कण से। याद रहेगा, कैसा कण? कोलाइडी कण। क्लियर? तो यहाँ पे देखो उदाहरण भी है, जैसे अंधेरे कमरे से, कोई कमरा हम लोग का खूब अंधेरा है, ठीक है, और खिड़की से प्रकाश की किरणें आ रही है। जब कमरा अंधेरा रहता है और खिड़की से जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो बहुत सॉलिड आता है, पतला सा, ठीक है। तो उसके रास्ते में धूल कण जो चमकते हैं, उसी को बोलते हैं टिंडल का प्रभाव। होप करती हूँ समझ में आ रहा होगा, या जिनका पहले जो खपड़ा का घर होता था, जिनका होगा या रहा होगा, उनको अच्छा से पता है, वहाँ छोटे-छोटे छिद्र होते थे। तो जब वहां से ऊपर से जब सूर्य की रोशनी नीचे आती थी हमारे घर के अंदर, तो उसमें भी देखते थे छोटा-छोटा धूलकण क्या होते रहते थे, उड़ते रहता था, चमकते रहता था। तो उसी को बोलते हैं टिंडल का प्रभाव। तो होप करती हूँ ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ प्रकीर्णन को अच्छा से समझ लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मैंने PYQ का मतलब लिख क्यों दी कि 2022 में ये पूछा गया है। क्यों लिखी? क्योंकि देखो ये 2022 में ही अभी तक पूछा गया है, उसके बाद नहीं पूछा गया, तो ज्यादा चांस बन रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि पिछले बार भी ये उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो इसको भी आप देख लेना कि वैसे पदार्थ, यानी कि वे सारे पदार्थ जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर ले और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर ले, उसे बोलते हैं उभयधर्मी पदार्थ। यानी कि वैसी लड़की जो आपके से भी बात कर ले, आपके दोस्त से भी बात कर ले, दोनों का काम चला दे, यानी कि वो कैसी लड़की हो गई? उभयधर्मी लड़की। बस आपके याद करवाने के लिए बोले, कोई दिल पे नहीं लेगा, ठीक है। वैसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है, उसे बोलते हैं उभयधर्मी पदार्थ। क्लियर? जैसे में क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा, कांच हो जाएगा, एल्यूमिनियम। तो ये जो मैं यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण, लेकिन मैंने 3 ही क्यों लिया? क्योंकि इस तीनों में से कोई एक आपके ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी पदार्थ का एक उदाहरण है। तो आप याद रखिएगा, जिंक, कांच और एल्यूमिनियम, क्योंकि इस तीनों में से कोई एक आपके ऑप्शन में रहता है। एक साल ऐसा हुआ था कि तीनों दे दिया था और लास्ट में इनमें से सभी। तो आप होप करती हूँ अच्छा से इसको याद रखिएगा। और फिर यहाँ पे देखो तो नोट में एक Q2 सा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपके ऑब्जेक्टिव बेस से इंपॉर्टेंट है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो खट्टा होता है। मतलब अचार देखे हो, जलजीरा देखे हो, नींबू देखे हो, सुन के तो मुंह में पानी आ रहा होगा, वो सब स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। तो यानी कि वो क्या है? अम्ल। और जब इसको हम लोग जल में घोलते हैं ना, तो जल में घोलने पर ये H+ आयन देता है। ऑब्जेक्टिव में अम्ल से हर साल क्वेश्चन रहता है, और इस दोनों में से कोई एक पूछता है। ये पूछ सकता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो याद रखिएगा खट्टा। लेकिन अगर पूछे कि अम्ल जल में घुलकर कौन से आयन प्रदान करते हैं, तो H+ आयन। ये था अम्ल के कुछ क्यूट से प्यारे से बात। अब देखिए यहाँ पे क्षार, क्षार का भी पूछता है वैसे ही सेम कि स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा। अगर ये नहीं पूछा तो पूछेगा क्षार जल में घुलकर कौन से आयन देते हैं, तो OH- देते हैं। क्या देते हैं? OH-। तो होप करते ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।